नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारतीय भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की भौगोलिक स्थिति और सीमाएं से जुड़े कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जी, और ये सवाल सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? और विकल्प हैं गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। राजस्थान की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती। अच्छा, तो फिर किन किन राज्यों से लगती है? देखिए, राजस्थान की सीमा 5 भारतीय राज्यों से लगती है। ये है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी तो है, पाकिस्तान के साथ। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनमें से एक राजस्थान साझा करता है। इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और कुछ खास बातें राजस्थान के बारे में? बिल्कुल। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी जयपुर है, जिसे हम सब पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली, वो भी राजस्थान से ही होकर गुजरती है। और थार मरुस्थल को तो हम भूल ही नहीं सकते। सही कहा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, उसका ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में ही है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, ये भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, गुजरात व मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात, या फिर गुजरात व महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है गुजरात व महाराष्ट्र। ये इन दोनों राज्यों के बीच स्थित हैं। दादरा और नगर हवेली। और दमन और दीव का तो अब विलय हो गया है ना? जी बिल्कुल। 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और इसकी राजधानी? इस नए केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी दमन है। ये पश्चिमी भारत में स्थित है और यहाँ की मुख्य भाषाएं गुजराती और मराठी हैं। वैसे एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि ये क्षेत्र पहले पुर्तगाली शासन के अधीन था और 1961 में भारत का हिस्सा बना। इतिहास और भूगोल साथ साथ चलते हैं। अच्छा, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा NEFA के नाम से जाना जाता था? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या असम? ये तो बहुत ही मशहूर सवाल है। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। नेफा, इसका पूरा नाम क्या था? NEFA का पूरा नाम था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। 1972 तक इसे इसी नाम से जाना जाता था। और फिर ये राज्य कब बना? 1972 के बाद इसे पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया। और फिर 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसे उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं, सही कहा ना मैंने? एकदम सही। और इसकी राजधानी ईटानगर है। चलिए अब थोड़ा द्वीपों की ओर चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में या छोटा अंडमान में? पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। जी, और सिर्फ राजधानी ही नहीं, यहाँ पर प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल भी है, जिसे काला पानी भी कहा जाता था। इतिहास का एक काला अध्याय। और वहाँ एयरपोर्ट भी तो है। हाँ, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में ही है। साथ ही यह भारतीय सशस्त्र बलों की अंडमान और निकोबार कमान का मुख्यालय भी है। अच्छा, और वो रॉस द्वीप जिसका नाम बदला गया था? हाँ, रॉस द्वीप जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है, वो भी पोर्ट ब्लेयर के पास ही है। चलिए अब एक जोड़ी मिलाने वाला सवाल। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला मदुरै तमिलनाडु, दूसरा झांसी मध्य प्रदेश, तीसरा हरिद्वार उत्तराखंड और चौथा अलवर राजस्थान। इसमें जो युग्म सही नहीं है वो है झांसी मध्य प्रदेश। अच्छा, तो झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है? नहीं, झांसी उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है। हाँ, ये बात सही है कि ये मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, शायद इसीलिए लोगों को भ्रम होता है। और ये शहर तो रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वजह से ये शहर अमर हो गया और ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है। बाकी के विकल्प सही हैं। मदुरई तमिलनाडु में है, हरिद्वार उत्तराखंड में और अलवर राजस्थान में।
ठीक है। अगला सवाल है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, धनुषकोडी की, मालदीव की या लक्षद्वीप की? इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है। तो मतलब ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? हाँ, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसका नाम इंदिरा पॉइंट कैसे पड़ा? इसका नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। मैं सुना है कि 2004 की सुनामी में इसे काफी नुकसान हुआ था। जी, 2004 की सुनामी में ये बिंदु काफी हद तक पानी में डूब गया था। और एक बात और, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन पूरे भारत का इंदिरा पॉइंट है। ये अंतर समझना जरूरी है। चलिए आगे। राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, कील नहर, बेरिंग जलडमरू मध्य या पाक जलडमरू मध्य? राम सेतु पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। इसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं ना? जी, इसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के पंबन द्वीप मतलब रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। तो ये मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है? बिल्कुल। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संयोगी है और राम सेतु इसी में है। इसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। बहुत खूब। अब सुरंगों की बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या जम्मू और कश्मीर? जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर में है। इसका कोई और नाम भी है क्या? हाँ, इसे बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में है? जी बिल्कुल। और इसका उद्घाटन 1956 में किया गया था, लेकिन अब इससे भी एक लंबी सुरंग बन चुकी है। अरे वाह, कौन सी? चेनानी नाशरी सुरंग, जिसे अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहते हैं, यह भी इसी राजमार्ग पर है। जानकारी अपडेट हो गई। अब समुद्र तट की बात। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? 5700 किलोमीटर, 5900 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या 6300 किलोमीटर? इसका सही उत्तर है लगभग 6100 किलोमीटर। ये सिर्फ मुख्य भूमि की है या द्वीपों को मिलाकर? ये भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है। अगर हम अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों की तट रेखा को भी शामिल कर लें तो कुल लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। काफी बड़ा अंतर है। हाँ, वैसे भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हैं। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है और सबसे छोटी गोवा की। अब एक बहुत ही चर्चित जगह पर आते हैं। क्या? सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र या भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र? इसका सही उत्तर है सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र? एकदम सही। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है और ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर भी है। अच्छा, और नुब्रा नदी का उद्गम भी यहीं से होता है? जी, नुब्रा नदी यहीं से निकलती है और 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इस पर नियंत्रण हासिल किया था। इसी से जुड़ा अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल या चीन और नेपाल? जैसा कि हमने अभी बात की, ये झगड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच है। और इस विवाद की मुख्य वजह क्या है? विवाद का मुख्य कारण 1972 के शिमला समझौते में इस क्षेत्र की सीमा का स्पष्ट रूप से निर्धारण न होना है। और ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा, क्योंकि यह पाकिस्तान और चीन को सीधे तौर पर जुड़ने से रोकता है। यहाँ सैनिकों को मौसम की चरम स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। सोचकर ही कभी छूट जाती है। अच्छा, तो फिर सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? दिए गए विकल्पों के अनुसार इसका उत्तर जम्मू कश्मीर होगा, लेकिन इसमें एक जरूरी अपडेट है। वो क्या? अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद
सियाचिन ग्लेशियर अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। अच्छा, तो अब ये लद्दाख में आता है। जी ये जानना बहुत जरूरी है। जी, लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग कर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। चलिए अब एक और भौगोलिक इकाई पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप या निकोबार द्वीप समूह? इसका सही उत्तर है निकोबार द्वीप समूह। ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हमने इंदिरा पॉइंट की बात तो की थी। हाँ, उसी से जुड़ा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि निकोबार द्वीप समूह का ही हिस्सा है। इसलिए भौगोलिक इकाई के तौर पर निकोबार द्वीप समूह ही सबसे दक्षिण में है। और कन्याकुमारी? जैसा पहले बताया, कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। समझ गया। अब राज्यों के अंदर के क्षेत्र की बात करते हैं। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात? ये तीनों क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। ये महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से हैं, है ना? जी। कोंकण महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है, जिसमें मुंबई और रत्नागिरी आते हैं। मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है और विदर्भ पूर्वी महाराष्ट्र का, जिसका सबसे बड़ा शहर नागपुर है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी सवाल। कर्क रेखा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। ये थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको सीधे सही क्रम बताती हूँ। जी बताइए। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अरे वाह, ये तो याद रखना पड़ेगा। हाँ, और एक रोचक तथ्य ये है कि माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अब पहाड़ों की बात। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। ये पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है? जी, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में फैली हुई हैं और भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। उत्तर पूर्व की बात चली है तो अगला सवाल मणिपुर से है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं वो कौन से हैं? नागालैंड, असम और मिजोरम का समूह सही है क्या? हाँ, आपका पहला ही अंदाजा सही है। नागालैंड, असम और मिजोरम। अच्छा, तो मणिपुर की सीमाएं इन 3 राज्यों से लगती हैं। जी, मणिपुर की सीमा उत्तर में नागालैंड से, दक्षिण में मिजोरम से और पश्चिम में असम से लगती है और इसकी पूर्वी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। और मणिपुर की लोकटक झील तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील मणिपुर में ही है, जिस पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लमजाओ भी है। अद्भुत। अब एक ऐतिहासिक सवाल। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, सर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ या लॉरिस? इसका सही उत्तर है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। इसीलिए इस सीमा रेखा को रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। जी बिल्कुल, इसका निर्धारण 1947 में भारत के विभाजन के समय किया गया था। सर सिरिल रेडक्लिफ एक ब्रिटिश वकील थे और उन्हें दोनों देशों के सीमा आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अब फिर से उत्तर पूर्व। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा? इसका सही जवाब है त्रिपुरा। 3 तरफ से मतलब ये एक तरह से बांग्लादेश के अंदर घुसा हुआ है। आप ऐसा कह सकते हैं। त्रिपुरा उत्तर, पश्चिम और दक्षिण इन तीनों दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा ही असम और मिजोरम से लगती है। वाह। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को शून्य रेखा या जीरो लाइन भी कहा जाता है। सही जानकारी आपकी। अब एक और सीमा रेखा, ड्यूरंड लाइन। ये किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन या अमेरिका और मैक्सिको? ड्यूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। इसका निर्धारण तो ब्रिटिश भारत के समय हुआ था। जी, 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच। इसका नाम सर मॉर्टिमर ड्यूरंड के नाम पर रखा गया है।
1947 में विभाजन के बाद ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बन गई। लेकिन अफगानिस्तान इसे मानता नहीं है ना? नहीं, अफगानिस्तान इस रेखा को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देता है। ठीक है, अगला प्रश्न। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? मैं एक विकल्प पढ़ता हूं, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। वैसे अब इसमें थोड़ा बदलाव है। अच्छा। अब हम कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ 3 भारतीय राज्य जो हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा साझा करते हैं। समझ गया, ये अपडेट्स बहुत जरूरी हैं। अब चलते हैं अरब सागर। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? विकल्प क्या है? विकल्प हैं, वे आकार में काफी छोटे हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वहां अति शुष्क जलवायु है, या वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता ये है कि वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। प्रवाल उद्गम मतलब कोरल आइलैंड्स? जी बिल्कुल। अरब सागर में स्थित हमारा द्वीप समूह लक्षद्वीप है और ये प्रवाल द्वीपों या अटोल से बना है जो समुद्री जीवों यानी पॉलिप्स के कंकालों से बनते हैं। ये अंडमान से बिल्कुल अलग है। हाँ, अंडमान द्वीप समूह ज्वालामुखी और महाद्वीपीय है, जबकि लक्षद्वीप पूरी तरह से प्रवाल मूल का है। बहुत ही बढ़िया। अब भारत के सबसे पूर्वी स्थान की बात करते हैं। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? इसका जवाब हम पहले भी दे चुके हैं, यह अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ, उगते सूरज की भूमि। और उस जगह का नाम? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के अंजाउ जिले में स्थित किबिथु गांव है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु? गुजरात में गुहार मोती है। इन दोनों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का है। बिल्कुल सही। अब एक ट्रिकी सवाल, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या बेंगलुरु? ये वाकई में ट्रिकी है। इसका जवाब देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड देखकर ही दिया जा सकता है। तो क्या होगा सही जवाब? इन दिए गए शहरों में लखनऊ सबसे पूर्व में स्थित है। लखनऊ लगभग 80.9 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, जबकि बाकी शहर इससे पश्चिम में है। चलिए अब ज्वालामुखी पर आते हैं। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं? बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। और ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जी हाँ, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसमें पहला विस्फोट 1787 में दर्ज किया गया था और ये हाल के वर्षों में भी सक्रिय रहा है। ठीक है, अब राज्यों के गठन से जुड़ा एक सवाल। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी? गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लौर या वरंगल? उस समय राजधानी कुर्नूल बनी थी। ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। जी, 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। बाद में 1956 में जब हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र इसमें मिलाए गए, तब हैदराबाद को राजधानी बनाया गया। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? ये तो आसान है। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में ही सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। इसीलिए इसे उगते सूरज की भूमि कहते हैं। क्या वहां कोई खास जगह है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश के डोंग वैली में स्थित डोंग गांव को भारत में सूर्योदय की पहली किरण प्राप्त करने वाला स्थान माना जाता है। बहुत बढ़िया। अब क्षेत्रफल की बात। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, एक समय में तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा था। हाँ, वर्ष 2000 तक। लेकिन जब छत्तीसगढ़ उससे अलग हो गया तो राजस्थान पहले स्थान पर आ गया। चलिए अब 7 बहनों पे वापस आते हैं। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों या 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? पश्चिम बंगाल 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। 7 बहनों में कौन कौन से राज्य हैं? इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड
और त्रिपुरा शामिल हैं। सिक्किम भी इसका हिस्सा नहीं है। उसे अक्सर 7 बहनों का इकलौता भाई कहा जाता है। और अब आज का आखिरी सवाल, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू-आकृतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान या दक्षिण का पठार? इसका सही उत्तर है दक्षिण का पठार। इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। जी, यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना भूभाग है। यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और खनिजों से भी समृद्ध है। बिल्कुल, यह क्षेत्र लोहा, कोयला और मैंगनीज जैसे खनिज संसाधनों से बहुत समृद्ध है। तो आज हमने देखा भारत की भौगोलिक स्थिति और सीमाओं से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जी, काफी विस्तार से चर्चा हुई। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। नमस्कार।